हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक अजय। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं ट्रिपल सी के कंप्यूटर कोर्स के सिलेबस चैप्टर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में बात करने वाला हूं। इसमें पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और इससे कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ के बारे में बात करूंगा और लास्ट में मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इससे रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। तो बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला हमारा है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इस कंप्यूटर क्या चीज़ होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है और इसमें जो है डाटा स्टोर भी होता है। अगर हम उसको पुराना डाटा फिर से लेना चाहते हैं तो वो भी हमको मिल सकता है और इसके प्रोसेस करने की क्षमता बहुत तेज़ी से होती है। और इसमें हम जो अगर बात करें तो अपने जो डाटा होता है, डाटा को टाइप करके मेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउज़ करने में हमको बहुत सारी चीज़ मतलब काम करते हैं इसमें। जैसे कि अगर हम जो है गेम खेलते हैं, गेम डाउनलोड करते हैं, सारा चीज़ हमारा कंप्यूटर से ही होता है। अगर बात करें हम डाटा की तो हमारा स्प्रेडशीट भी होता है, वर्ड भी होता है, प्रेजेंटेशन देना हुआ तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन देते हैं। अगर हमको वीडियो एडिट करना है तो वीडियो एडिट भी करते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। ये सिंपल सी डिफिनेशन है इसकी। अगर इंग्लिश में देखें तो द डाटा इनपुट प्रोसेस बाय कंप्यूटर यूजर बाय आउटपुट रिजल्ट आर प्रोवाइडेड एज। ये हमारा कंप्यूटर का डिफिनेशन हो गया, कंप्यूटर क्या होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए जो हमने बताया था, इनपुट को जो है प्रोसेस करके वो आउटपुट में प्रदान करता है। तो अगर मान लीजिए हमने जैसे माउस या कीबोर्ड, स्कैनर या फिर वेब कैमरा, जॉयस्टिक, माइक, ये जो है हम जैसे माइक का अभी हम वीडियो बना रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें हम माइक में बोल रहे हैं तो वो हमारा कंप्यूटर में जाता है। उसके बाद फिर हम जब उसको सुनते हैं तो हमारा वो आउटपुट में आता है। पहले वो हमने माइक में बोला, वो इनपुट हुआ, फिर वो प्रोसेस करके कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, फिर इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको आउटपुट में जैसे हमारा साउंड में आके वो आउटपुट करता है तो हमारा हो जाएगा आउटपुट। तो हम यहाँ पे इनपुट हो गया और प्रोसेस भी हो गया। प्रोसेस क्या करता है, प्रोसेस में सीपीयू और प्रोसेसर, जो इसमें प्रोसेसर लगा होता है वो उस डिवाइस से जो हम बोलते हैं वो मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर वो कन्वर्ट करके वो हमको आउटपुट ह्यूमन में जो है उसको आउटपुट करता है। ये हमारा इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, आउटपुट हो गया। कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं, जैसा कि सबको पता ही होगा। चार्ल्स बेबेज का जन्म जो है लंदन में हुआ था। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म। यहाँ पे हमने एक चार्ट बना दिया है, कंप्यूटर सी से क्या होता है, ओ से क्या होता है। जैसे कि आप पहले इसमें अपने कंप्यूटर का फुल फॉर्म में देखा होगा, कैलकुलेट, ऑपरेट, मेमोरीज, प्रिंट, अपडेट, टैबलेट, एडिट, रिस्पॉन्स। इस तरीके का आप जो है इसका फुल फॉर्म पढ़े होंगे। लेकिन अभी आज मैं एक नए तरीके से इसमें चार्ट बना दिया हूँ। सी से कॉमन हो गया, ओ से ऑपरेटिंग हो गया, एम से मशीन हो गया, पी से पर्पजली हो गया, यू से यूज्ड फॉर हो गया, टी से टेक्निकल एंड ई से हो गया एजुकेशनल, आर से रिसर्च। अगर हम एक सेंटेंस में इसकी बात करें तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर द टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च, इसका फुल फॉर्म हो गया ये। अगर हम आगे बात करते हैं तो कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसका मेन जो होता है माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मेमोरी में आपका रैम आ गया, हार्ड डिस्क आ गई, मॉडेम हो गया, साउंड कार्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड और माउस हो गया। फिर आगे बात करते हैं कि कंप्यूटर में जो हम उसको कितने भागों में बांटा गया है। इसको मूलतः 2 भागों में बांटा गया है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसमें सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जो है आपका कंप्यूटर का फिजिकल हिस्सा होता है, जैसे कि आप रैम देख लेंगे, और मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, इसका कैबिनेट हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारी चीज़ हमारा हार्डवेयर में आता है। इसमें देखिए सिंपल भाषा में लिखा गया, हार्डवेयर आपके कंप्यूटर का कोई एक हिस्सा होता है जिसमें
भौतिक संरचना शामिल है, जैसे कीबोर्ड या माउस। इसमें कंप्यूटर के सभी आंतरिक भाग भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है कुछ निर्देशों का एक सेट होता है जो कि हार्डवेयर को बताता है कि मतलब हमको क्या करना है। अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पे, तो इसमें वेब ब्राउज़र हो गया, गेम्स हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, बहुत सारी चीज़ इसमें शामिल होते हैं। अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, जैसे आपका वर्ड हो गया, तो इसमें जो है पहले वो हार्डवेयर पे हम जो है उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद फिर जो सॉफ्टवेयर में हमारा वो होता है। अगर हमको पेज को इंसर्ट करना है तो पेज पे क्लिक करते हैं, फिर इंसर्ट पेज पे क्लिक करते हैं, फिर जाके हमारा इंसर्ट पेज होता है। तो इसमें हमारा माउस का मतलब माउस से हम जो यूज करते हैं वो हमारा माउस हार्डवेयर हो गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं, आते हैं कंप्यूटर का उद्देश्य क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य जो होता है डाटा को प्रोसेस करना है और इंफॉर्मेशन में बदलना होता है। यह गणना, भाषा, अनुवाद और लक्षणों की पूर्ति जैसे कई कार्यों को संपन्न करता है। इसका उद्देश्य मानव योजनाओं को सुधारना, समस्याएं हल करना और जानकारी को सुरक्षित रखना भी है। यह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, जैसे विज्ञान के क्षेत्रों में जो है अलग-अलग तरीके से यूज़ होता है, व्यावसायिक क्षेत्रों में कैसे यूज़ करना हमको उसको अपने हिसाब से हम यूज़ करते हैं। शिक्षा के क्षेत्रों में जैसे हम लैब लगा लेते हैं, लैब में होता है। अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो ये हमारा जैसे एक्सरे मशीन हो गया, और जो हमारा डिजिटल एक्सरे मशीन होता है, ये सारी चीज़ उसमें आ जाती हैं। फिर आगे अगर हम बात करते हैं आईटी गैजेट और उसके एप्लीकेशन की, तो आईटी गैजेट होता क्या है। तो आईटी गैजेट जो है, आप ड्रोन कैमरा देखते हैं, स्मार्ट वॉच आप लगाते हैं, टैबलेट देखते हैं, एक पर्सनल पीडी आता है जिसमें आपकी मतलब इंटरनेट से कनेक्ट होता है। आप मोबाइल की कितनी बड़ी होता है, उसमें हम सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन सेव करके रखते हैं। गूगल ग्लास होता है। तो ये सारी चीज़ हमारा आईटी गैजेट में आता है। तो अगर हम डिफिनेशन अगर देखते हैं तो इसमें है, एक गैजेट एक छोटा उपकरण है जिसका एक विशिष्ट उपयोगी उद्देश्य और कार्य का होता है। गैजेट 10 समान तकनीक की तुलना में अधिक सामान्य और चतुराई से डिज़ाइन किया गया है। ये जो गैजेट होते हैं ये हमारे जीवन को बहुत आरामदायक बना देते हैं और हमारा समय पैसा दोनों बचाते हैं। पहले आप देखिए, पहले रेडियो सुनते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो हमको उसको मार्केट में जाके ख़रीदना होता था। अगर हमको वीडियो बनाना होता था तो हम कैमरा खरीदते थे। लेकिन आज के टाइम में हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसमें सारी चीज़ अवेलेबल हैं। इंटरनेट कनेक्ट किया, इंटरनेट कनेक्ट करके न्यूज़पेपर पढ़ना सब पढ़ लिए, म्यूजिक सुनना म्यूजिक, वीडियो रिकॉर्ड करना वीडियो रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड करना ऑडियो रिकॉर्ड हो गया, नोटबुक बनाना नोटबुक बन जाता है। ये सारी चीज़ें जो है, जो हमारे फिजिकल जो होती थी, वो सारी चीज़ों को कम करते हुए आज जो है ये एक छोटी सी मशीन में हम सारा जो है कन्वर्ट कर दिया। तो मोबाइल से ही हम सारी चीज़ हम कर सकते हैं। तो इसके हम कुछ इमेजेस दिखा देते हैं आपको। ये हमारा स्मार्ट वॉच में देखिए, जैसे आपका स्मार्ट वॉच में आप कितना पैदल चले, कितनी साइकिल चलाए, कितनी कैलोरी बर्न किए, कितना दूर रन किए, आपका लोकेशन क्या है, बीपी क्या है, इस सारी चीज़ जो है इसमें हम स्मार्ट वॉच में देख सकते हैं। एक छोटी सी घड़ी में हम सारे सब देख सकते हैं। फिर आगे आते हैं गूगल ग्लास। ये चश्मे की तरह होता है, जो कि इसमें कैमरा लगा होता है। इसमें जो हम इसमें भी इंटरनेट कनेक्ट होता है। इसको कनेक्ट करके जो है हम सारे इन्फॉर्मेशन को जो है वहाँ से एक बटन के थ्रू ही जो हम सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ से हैंडल कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये हमारा मोबाइल कितना बड़ा ही होता है, जिससे जो है हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वो हम वहाँ से तुरंत सर्च करते हैं, तुरंत वो हमारे सामने ला के रख देता है। इसमें ये ऑलरेडी सेव होता है। ड्रोन कैमरा, आप तो जानते होंगे ड्रोन कैमरा का यूज़ क्या होता है। ये एक रिमोट के थ्रू जो है ये पूरा बहुत हाइट तक जाता है और वहाँ दूर से ऊपर से ही सारी रिकॉर्डिंग कर लेता है। हमको वहाँ पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। एक टैबलेट जो होता है हमारा लैपटॉप और पीसी का एक छोटा रूप होता है, जिसमें हम सारी चीज़ जो मोबाइल की तरह इसको मान लीजिए, मोबाइल का ही भी काम करता है। फिर लैपटॉप को आपको पता ही हो, लैपटॉप क्या है पता ही है, एक पीसी का एक छोटा रूप है। इसको हम जो कहीं पे भी ले जाके कैरी कर सकते हैं। स्मार्ट बैंड है,
स्मार्ट वॉच की तरह होता है। स्पाई पेन है, एक कैमरा, एक ऐसा पेन है जिसमें कैमरा लगा होता है, हिडन कैमरा होता है, जो कि कहीं भी जाके हम इसको नॉर्मल ऑन करके रख देते हैं और आसपास के वीडियो को रिकॉर्ड कर, आसपास के जो होता है अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसमें मेमोरी लगी होती है एज ए पेन ड्राइव तरीके से, उससे हम उसको कंप्यूटर में इनपुट करके हम डाटा निकाल लेते हैं। फिर ब्लूटूथ स्पीकर देखिए, आप अपने फ़ोन से ब्लूटूथ स्पीकर रखा हुआ है उससे कनेक्ट कर लीजिए, आप जो चाहते हैं मोबाइल में प्ले करिए। स्पीकर कहीं दूर रखा है, इसमें वायर की ज़रूरत होती नहीं है, ये कनेक्ट करके अपना जो है जो भी म्यूजिक सुनना वो सुन सकते हैं। ये हमारा आईटी गैजेट हो गया। फिर आगे आते हैं हम हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? अभी मैंने आपको एक सिंपल सी डिफिनेशन बताया था हार्डवेयर में क्या क्या आता है। हार्डवेयर में हमारा मेनली जो है सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, और रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, इंटरनेट कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया। ये सारी चीज़ उसमें आते हैं, हार्डवेयर में आते हैं, जो कि हम फिजिकली उसको टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर जो होता है कि हम उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, वो हमारे सिस्टम के अंदर ही होता है, वो हार्डवेयर के थ्रू होकर फिर जो है उस पर काम होता है। सॉफ्टवेयर जो एक प्रोग्रामों का कुछ प्रोग्राम जो हमारे बनाए जाते हैं, कोडिंग की जाती है, उसका जो है एक संग्रह होता है जिसके थ्रू एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का एक छोटा सा भाग है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण ही भाग होता है। अगर हम इसका जो है बात करें तो सीपीयू में अगर हमारा ख़राब हो गया तो हमारा जो है पीसी ऑन तो होगा लेकिन उसमें कोई डिस्प्ले नहीं आएगा, उसमें क्या हो रहा कुछ नहीं हो दिखाएगा। यह एक चिप की तरह होती है। ये जो है कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और प्रोग्राम के अनुसार परिणाम को प्राप्त कराता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर में आउटपुट प्राप्त करने की तो इस सीपीयू का ही कार्य होता है कि मतलब वो अगर हम कोई इनपुट देते हैं तो उसको प्रोसेस करके आगे आउटपुट को देता है। यह इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल और प्रोसेस करता है। अगर ये कंट्रोल ना करे और प्रोसेस ना करे तो फिर ये हमारा कोई भी रिजल्ट आउटपुट नहीं मिलेगा। ये हमारा सीपीयू का डिफिनेशन हो गया। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कंप्यूटर का वह डिवाइस अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कंप्यूटर का यह वह डिवाइस है जो प्राप्त डेटा को निर्देशों को प्रोसेस करके परिणाम में कन्वर्ट कर देता है और वह सीपीयू कहलाता है। और सीपीयू का काम क्या होता है हमने बात कर लिया। सीपीयू को प्रोसेस कर निर्देशों को प्रोसेस करके वो रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें हमने कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं कि हम सीपीयू के कार्य को क्या होता है। तो इसमें सीपीयू को इनपुट प्राप्त करने के लिए मेमोरी को एक्सेस कर डाटा रीड करता है और सीपीयू कंप्यूटर कीबोर्ड से निर्देशों को पालन करता है। सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल और प्रोसेस करता है। सीपीयू कंप्यूटर से मिलने वाले प्रोग्रामों इंस्ट्रक्शन के आधार पर कार्य करता है। सीपीयू इनपुट डिवाइस से डेटा प्राप्त कर परिणाम दिखाता है। आगे फिर आते हैं कंप्यूटर के सभी कार्यों को प्रोसेस सीपीयू से ही होना है। सीपीयू अंकगणितीय गणना और तकनीकी गणना भी करता है। सीपीयू इनपुट को आउटपुट में बदलता है। सीपीयू इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को आपस में जोड़ता है। आसान भाषा में अगर हम कहें तो कंप्यूटर का सभी कार्य सीपीयू से होकर ही गुजरता है। यह कंप्यूटर के लिए एक दिमाग की तरह काम करता है। अगर हम आगे बात करते हैं सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं। सीपीयू में देखिए जो है अगर हम सीपीयू के पार्ट के बारे में बात करें तो सीपीयू में हमारे तीन पार्ट होते हैं। एक एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है एमयू मेमोरी यूनिट। तो अगर हम बात करें एएलयू की अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को संक्षेप में एएलयू कहते हैं। यह सीपीयू का प्रमुख भाग होता है। यह जो है अंकगणितीय और तार्किक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, तुलनात्मक हाँ या ना में कैसे इसको जवाब देना है, हाँ करना है ना करना है। इन जैसे कार्यों के लिए सीपीयू के ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा ही संपन्न होता है। इसके अलावा तार्किक कार्य के अंतर्गत सेलेक्ट करना, मैच करना सीपीयू के इसी भाग का कार्य होता है। सामान्य भाषा में कहें तो एएलयू का कार्य अर्थमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करना होता है। ये हमारा एएलयू हो गया। एएलयू से क्या होता है अगर हम बात करें एएलयू की तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है लॉजिकल यूनिट।
ये सीपीयू का प्रमुख भाग होता है। इसमें जो है न्यूमेरिकल और तार्किक कंसेप्ट को क्लियर करता है। ये उसके लिए भी यह न्यूमेरिकल और रीजनिंग जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। और इसमें जो अगर हम बात करें तो जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलनात्मक हाँ या ना इन जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये है एएलयू का प्रमुख कार्य जो होगा हमारा अर्थमेटिकल लॉजिक, और एएलयू का प्रमुख कार्य जो है अर्थमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करना होता है। फिर हम आगे चलते हैं कंट्रोल यूनिट सीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है। कंट्रोल यूनिट को संक्षेप में हम सीयू कहते हैं। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों और घटनाओं को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर में होने वाले सारे प्रक्रियाओं को नियंत्रित में रखता है। यह कंप्यूटर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। इसके अलावा यह कंप्यूटर के सभी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच तालमेल बनाए रखता है, जिसके कारण इनपुट द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन का परिणाम रिजल्ट आउटपुट डिवाइस पर प्राप्त होता है। यह कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को मैनेज करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मैनेजर भी कहते हैं। यह हमारा कंट्रोल यूनिट रहा। फिर आगे चलते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट एक स्टोरेज डिवाइस है। इसका कार्य कंप्यूटर में आवश्यक निर्देशों, प्रोग्राम, कमांड और परिणाम को इकट्ठा करना होता है। यह सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करने के लिए प्राप्त इंस्ट्रक्शन को पहले मेमोरी में रखता है। उसके बाद मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करके प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद परिणाम के लिए फिर मेमोरी में फिर रखा जाता है, ताकि यूजर इसका उपयोग कभी भी कर सके। इन कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर को अलग अलग मेमोरी दी जाती है और वो उसी का उपयोग करता है। अनप्रोसेस इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए रैम का उपयोग करता है, जो एक अस्थायी मेमोरी है। वहीं प्रोसेस इंस्ट्रक्शन यानी परिणाम को रोम में रखता है, जो कि अस्थायी मेमोरी है। इस मेमोरी में रखा गया डाटा हमेशा के लिए रह सकता है। और जो है अगर हम अस्थायी मेमोरी की बात करें तो इसमें डाटा तभी तक सेव रह सकता है जब तक जो है वो सिस्टम चालू हुआ। जैसे सिस्टम शट डाउन हुआ, फिर से खुला, वो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। ये हमारा मेमोरी यूनिट हो गया। चलिए आगे चलते हैं तो सीपीयू कैसे काम करता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने पहले आपको बता दिया है कि सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख हिस्सा है। यह वह डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को रिजल्ट के रूप में देता है। सीपीयू का काम जो है सीपीयू के सहायक उपकरण करते हैं, जिसके बारे में हमने ऊपर जो है हमने बता दिया एएलयू, सीयू, एमयू। इसके थ्रू ये सारा काम करता है। सीपीयू को कार्य करने के 3 चरण होते हैं, जिसमें फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट होता है। सीपीयू को कार्य करने के क्रम से 3 चरण होते हैं, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। अब हम इसके बारे में डिटेल से में नीचे जानते हैं। सीपीयू को कार्य करने के लिए सबसे पहला चरण फेच का होता है। पहला चरण फेच होता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इस चरण में इंस्ट्रक्शन को प्राप्त किया जाता है, यानी रिसीव किया जाता है। ये बाइनरी नंबर की सीरीज में रैम से सीपीयू को प्राप्त करता है। लेकिन सीपीयू किसी इंस्ट्रक्शन को रैम से सीधे प्राप्त नहीं करता, बल्कि एक बड़े ऑपरेशन को कई स्मॉल सेट में विभाजित किया जाता है, जिसके बाद सीपीयू इंस्ट्रक्शन के प्रत्येक टुकड़े को एक एक करके प्राप्त करता है। इंस्ट्रक्शन के इन सेट से अगले सेट को पता लगाने के लिए इसमें प्रोग्राम काउंटर होता है, जो सीपीयू को बताता है कि अगला नंबर किस सेट को प्रोसेस करना है। पहले चरण के बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होता है। फिर दूसरा आता है डिकोड। यह दूसरा चरण है। इसमें आईआर स्टोर इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन डिकोडर सर्किट में पास किया जाता है। इसमें डिकोड का दूसरा चरण शुरू होता है, जहां इंस्ट्रक्शन को सिग्नल में डिकोड करता है। इंस्ट्रक्शन को सिग्नल में डिकोड करने के पश्चात उसके अगले चरण के लिए सीपीयू के दूसरे पार्ट को भेजा जाता है। इसका जो कि अगला पार्ट होता है एग्जीक्यूट में क्या होता है, इसका अंतिम चरण होता है। इस चरण में डिकोड किए हुए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे प्राप्त परिणाम को आउटपुट के रूप में सीपीयू में रजिस्टर में स्टोर करता है, ताकि अन्य डिकोड इंस्ट्रक्शन इनके रेफरेंस दे सकें। इसके पश्चात जरूरत के अनुसार परिणाम को आउटपुट डिवाइस में दिया जाता है, या फिर इसको इंटरनल मेमोरी में सुरक्षित रख लिया जाता है। यह हमारा एग्जीक्यूट हुआ। अभी हमने इसके 3 चरण पढ़ लिए हैं। इसमें क्या क्या होता है, फेच,
डिकोड और एग्जीक्यूट। सीपीयू हमारा इन 3 चरण में काम करता है। फिर आगे चलते हैं सीपीयू के प्रकार। जैसे हमारे पास फ़ोन होता है, फ़ोन में हमारे पास जो है कई कंपनी होती हैं, कई कंपनी के जो उसमें अलग अलग जैसा प्राइस लगता है उसी प्राइस के अनुसार सीपीयू भी होता है। तो जैसे अगर मोबाइल की बात करें, मोबाइल में हमारा जो है क्वालकॉम हो गया और स्नैपड्रैगन हो गया, ये सारे जो है उसमें जो है प्रोसेसर लगे होते हैं। उसकी स्पीड होती है कि हम कितना गीगाहर्ट्ज़ में हम इसमें ये इंस्ट्रक्शन कोड करें, जो भी हम इसमें इंस्ट्रक्शन दें वो कितनी तेज़ी से इसको काम कर सके। जितना हमारा इसमें गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा होगा उतना ही जो है सीपीयू उतने तेज़ काम करेगा और उसी के हिसाब से हमारा आउटपुट प्राप्त होगा। अगर हमारा स्पीड कम रहेगा तो हमारा प्रोसेसिंग बहुत स्लो होगी और उसके हिसाब से हमारा स्लो प्रोसेस होके फिर हमको रिजल्ट स्लो प्राप्त होगा। इसके लिए हम आगे चलते हैं कि कितने प्रकार का होता है। इसमें अगर हम देखें तो पहला है सिंगल कोर, दूसरा डुअल कोर, तीसरा क्वाड कोर। अगर हम बात करें सिंगल कोर सीपीयू, यह पुराने टाइप का सीपीयू होता है। इसमें जो है हम एक बार में एक ही कार्य कर सकते थे, या तो हम प्रोसेस कर सकते थे या तो एग्जीक्यूट कर सकते थे। यह मल्टीटास्किंग के लिए अवेलेबल नहीं था और इसमें जो कोर होता था सिंगल कोर होता था और ये एक समय में केवल एक ही काम करता था, या तो प्रोसेस करेगा या एग्जीक्यूट करेगा। ये मल्टीटास्किंग नहीं होता था। दूसरा है डुअल कोर। अगर हम डुअल कोर की बात करें तो इसमें 2 कोर होते हैं और इसमें जो है प्रोसेस करने की क्षमता बहुत तेज़ होती है और इसमें जो है टास्क एक समय में एक से अधिक टास्क कर सकता है। ये हमारा डुअल कोर हो गया। अगर हम जो है क्वाड कोर की बात करें, इसमें 4 कोर होते हैं। इसमें जो है प्रोसेस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और यह मल्टीटास्किंग को भी कार्य को जो है संभव कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग, गेम्स आदि, इन सब सारी चीज़ों पे काम कर सकता है। जबकि इसके जो पीछे जो सिंगल और डुअल कोर है, इस पे जो हमारा जो वीडियो एडिटिंग का काम और डिजाइनिंग का काम बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये हमारा क्वाड कोर सीपीयू हो गया। सीपीयू कैसे बनता है? सीपीयू हमारा माइक्रोचिप होता है जो कि इसमें जो मुख्यतः मटेरियल यूज होता है वो सिलिकॉन का होता है और सैंड की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। इसमें सेमीकंडक्टर के लिए जो हम इसमें रेत का इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो रेत का टेम्परेचर होता है वो जो है 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये विशेष प्रकार के केमिकल का उपयोग करके इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन है। इसमें सीपीयू किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। सीपीयू का फुल फॉर्म पता चल गया होगा। सीपीयू को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी हमने बता दिया है और इसका आंसर हमने लिख भी दिया है। सीपीयू क्या है? इनपुट या आउटपुट। और इसमें हमने कुछ जो है सीपीयू का वर्जन दिया हुआ तो सबसे अच्छा सीपीयू कौन सा है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है हमारा ये हम इसके जनरेशन पे नहीं देखेंगे। ये हमारा सीपीयू को हम पहचानेंगे कैसे, उसके लिए हम देखिए यहाँ पे ये i5 लिखा हुआ है। ये जो सीरीज़ हमारी यहाँ से जो स्टार्ट होती है, हमारी जनरेशन स्टार्ट होती है, ये राइजन 5 है। राइजन 5 का फर्स्ट जनरेशन है, राइजन 5 का सेकंड जनरेशन है। अगर हम i5 की इस जनरेशन की बात करें तो ये 8 जनरेशन है। अभी फ़िलहाल जो है 13 जनरेशन चल रहा है। तो हमने अभी केवल हम 5 में ही जो हमने केवल जो है इसमें हम जनरेशन बताए हैं। अगर हम बात करें इनपुट क्या होता है? अगर हम इनपुट डिवाइस पे आते हैं तो इनपुट डिवाइस पे आने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं इनपुट क्या होता है। कंप्यूटर में इनपुट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपको कीबोर्ड से इसमें आपको कोई मैटर टाइप करना है तो हम जब कीबोर्ड के बटन को प्रेस करेंगे फिर जाके वो हमारे जिस भी सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में वो हमारा शो करेगा, तो वो हमारा इनपुट हो गया। अगर हम हिंदी में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट का अर्थ है निविष्ट या निवेश करना होता है। यानी जब हम किसी निवेश या निविष्ट करते हैं तब उसे इनपुट कहेंगे। इस प्रकार कंप्यूटर में जब संसाधन के लिए डाटा या इंफॉर्मेशन देते हैं उसी को इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर को संचालित करने के लिए सर्वप्रथम की क्रिया कंप्यूटर को इनपुट करना होता है, जिसका मतलब है कि कंप्यूटर को कुछ डाटा इंफॉर्मेशन देना, जिसमें कंप्यूटर के निर्देश देना या कमांड देना भी शामिल है। नीचे आते हैं फिर हम इनपुट डिवाइस क्या होता है।
सेम चीज़ ये इनपुट हो गया। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस में जो है, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग के अंतर्गत आता है। यदि आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी है, आपको पता होगा कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर में बहुत तरीके के उपकरण होते हैं। हार्डवेयर के उन्हीं उपकरणों का उपयोग करके हम उसमें डाटा को इनपुट करते हैं, जिसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस में जैसे हमारा आ गया कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हम टाइप किए, और स्कैनर हो गया, स्कैन करके हम इसमें इनपुट दिया, और माइक हो गया, माइक में बोल के हम उसमें इनपुट दे दिया। ऐसे हम जो है नीचे देखते हैं कुछ 10 उदाहरण लिए हुए हैं इनपुट डिवाइस के। ये देखिए, ये हमारा पहला हो गया कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, टच स्क्रीन, लाइट पेन, बारकोड रीडर। ये हमारे जो है इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड से हम टाइप करके इनपुट देते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, फिर हमारा उसमें इनपुट होता है। ट्रैक बॉल जो हम उसको माउस की तरह होता है, जो कि हम उसको घुमा के हमको कर्सर को जहाँ ले जाना होता है उसको करते हैं। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए होता है। स्कैनर आपको पता है, स्कैन करके हमारा डाटा को इनपुट देता है अंदर। माइक्रोफोन जो होता है, हम उसमें बोलते हैं तो हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करके अंदर भेजता है। वेब कैमरा जो है हमारे स्क्रीन, मतलब कैमरे को ऑन करने पे जो है हमारा जो सामने भी कोई फ़ोटो रहेगा उसको स्कैन, मतलब उसको सामने लाएगा, उसको इनपुट करेगा। टच स्क्रीन आपको पता है मोबाइल में भी होता है, जब उसको टच करके जिस पे हम क्लिक करते हैं वो हमारा ओपन हो जाता है। लाइट पेन जो है, लाइट पेन का भी जो है टच स्क्रीन की तरह ही काम होता है। बारकोड रीडर, अगर हम बारकोड कोई है उस पर हम उसको स्कैन करते हैं तो हमारा वो उसका डिटेल के बारे में बता देता है। ये हमारा जो है इनपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट क्या है? आउटपुट में हम बात करें तो आउटपुट जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आउट का मतलब इसको बाहर, और पुट मतलब रखना। मतलब कोई भी डाटा हमारा इनपुट जो हो रखा उसको बाहर रखने के लिए जो है आउटपुट होता है। अगर हम इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस में हमारा जो है, जो डिवाइस हमको आउटपुट प्रदान करती है वो जो है आउटपुट डिवाइस होती है। अगर हम आउटपुट के उदाहरण की बात करें, यहाँ पे पहला मॉनिटर हो गया जो कि हमको स्क्रीन में दिखाता हम क्या कर रहे हैं। स्पीकर हो गया जो हम वॉइस रिकॉर्ड करके जो हम स्पीकर सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, आउटपुट हो गया। प्रिंटर से हम उसको आउटपुट लेते हैं, प्रोजेक्टर से हम आउटपुट लेते हैं, प्लॉटर पे हमारा जो है कोई प्रिंट करके डाल दिया वो हमारा हो गया। हेडफोन से हमारा आउटपुट आता है। जीपीएस हो गया, साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, ये सब सारी चीज़ जो हमारे आउटपुट डिवाइस में आते हैं। फिर आगे आते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? मेमोरी आपको आपने देखा होगा, पहले मेमोरी हमारी इस तरीके से आती थी। अब उसको हम इसमें लगाते थे, इस कार्ड में लगाते थे, फिर उसको आगे लगा के हम उसको कार्ड रीडर में लगा के भरते थे। अब फिर ये हमारी पेन ड्राइव है। अब पेन ड्राइव भी हमारी इतनी बड़ी हो के अब इतनी पेन ड्राइव आ गई है। कंप्यूटर की मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी जो है कंप्यूटर का वह डिवाइस है जो कंप्यूटर को स्मृति के लिए कार्य करता है, जैसे मेमोरी को याद रखने के लिए काम करता है। यानी कंप्यूटर के किसी आवश्यक निर्देश, प्रोग्राम और कमांड, परिणाम इत्यादि को याद रखने के लिए काम करता है। ऐसे डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स की, तो इसमें दो प्रकार की जो है मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी जो है सेमीकंडक्टर का बना एक प्रकार का चिप होता है जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्थित होता है, यानी यह कंप्यूटर के आंतरिक भाग में मौजूद होता है। इसलिए इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है क्योंकि यह सीपीयू का भाग होता है। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, इसलिए इसे कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार के होते हैं। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में भी आते हैं। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसके प्राइस स्पीड ज़्यादा है तो इसकी प्राइसिंग भी हाई होंगे। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की प्रकार की बात करते हैं तो इसमें आता है रैम, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम कीबोर्ड, माउस किसी से अगर हम इसमें इनपुट कोई डाटा करते हैं तो वो रैम में स्टोर होता है। रैम में डाटा तब तक स्टोर होता है जब तक हम अपने सिस्टम को शट डाउन नहीं करते हैं। जैसे हम सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं, ये जो है उस मेमोरी को ख़त्म कर देता है। रैम जो है कंप्यूटर का वोलेटाइल मेमोरी में आता है। इसमें डाटा स्टोर तो होता है लेकिन बंद होने के बाद सब डिलीट हो जाता है।
इसलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारा दो प्रकार का होता है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। फिर अगर हम आते हैं रोम पे, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी की बात करें तो इसमें ये रीड ओनली मेमोरी जो होती है, रीड ओनली मेमोरी में कुछ डेटा और कुछ प्रोग्राम को पहले से ही फीड कर दिया जाता है, जिससे कि इसमें कोई भी डाटा अगर हम स्टोर करें तो वो उसको डिलीट ना करे और बाद में हम उसको पढ़ सकें। अगर हम रोम की बात करें, रोम में जो है इसका रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें कुछ प्रोग्राम और कुछ डाटा पहले से स्टोर किया कर देते हैं, जिससे कि इसमें जो डाटा डालते हैं वो डाटा जो हमारा नष्ट ना हो और इसको हम बाद में पढ़ सकें या फिर उसको हम उसमें निकाल सकें। ये जो है 4 प्रकार की होती है, यम रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ई पी रोम। फिर आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारी जो है सीपीयू का जो हिस्सा होता है। कैश मेमोरी की बात करें तो कैश मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच का भाग होता है। कंप्यूटर में बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देश को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। कैश मेमोरी में डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार स्टोर होता है। यह मेमोरी और प्रोसेसर के बीच अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी गति में तीव्र, महंगा और छोटा रहता है। इसके कारण सीपीयू तेजी से कार्य कर पाता है। कैश मेमोरी में स्टोर डाटा यूजर के किसी काम का नहीं होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित होती है, जिसके कारण इसे बार बार साफ करना पड़ता है। यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। फिर आगे आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का भाग नहीं होता। इसे अलग से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। यह नॉन वोलेटाइल टाइप का जो मेमोरी होता है। इसका मतलब इसमें स्टोर किया गया डाटा अस्थायी होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने के पश्चात भी ये डाटा को डिलीट नहीं करता है और इसको हम जब आवश्यकता पड़ती है हम उसको हम देख भी सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं और ज़रूरत ना पड़ने पर हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है, लेकिन इसके कार्य करने की गति धीमी होती है। इसे सहायक मेमोरी या बैंकिंग स्टोरेज भी कहा जाता है। सेकेंड मेमोरी के अंतर्गत फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ऑप्टिकल डिस्क आदि आता है। आगे चलते हैं, मेमोरी यूनिट के बारे में जानते हैं। मेमोरी यूनिट क्या होती है? देखिए, जैसे कि आप कोई चीज़ का वेट करना है या फिर काउंट करना, तो उसकी एक यूनिट होती है। इसी तरीके से जो हमारा मेमोरी में भी यूनिट होता है कि ये हमारा कितना जीबी है। जैसे आपने सुना होगा कि मतलब जो है हमारी 4 जीबी की मेमोरी है, 2 जीबी की मेमोरी है, या फिर रैम 1 जीबी है, 2 जीबी है, 512 MB है। ये बहुत सारी साइज़ों में उपलब्ध होती है। लेकिन कंप्यूटर मेमोरी के साइज़ का पता कैसे लगाएंगे, यानी कंप्यूटर मेमोरी के स्टोरेज कैपेसिटी को कैसे नापते हैं? कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा, प्रत्येक डाटा जो होता है बाइनरी डिजिट में होता है। बाइनरी डिजिट को हम 0 और 1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह कंप्यूटर जो हमारा 0 और 1 को ही पढ़ पाता है, फिर वो हमारा कन्वर्ट करके हमारे जो है लैंग्वेज में शो करता है। इसे संक्षेप में बिट भी कहते हैं। बिट का मतलब चालू, 0 का मतलब जो बंद, 1 का मतलब चालू। बिट कंप्यूटर को मापने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें हमने कुछ यूनिट लिखी हुई है, जैसे 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट हो गया। अगर हम 1024 बाइट को मिला दें तो वो 1 किलोबाइट हो जाएगा। 1024 किलोबाइट को मिला दें तो 1 मेगाबाइट हो जाएगा। यहाँ पे 1024 मेगाबाइट को मिला दें 1 गीगाबाइट हो जाएगा। 1024 गीगाबाइट को मिला दें तो 1 टेराबाइट हो जाएगा। ये हमारी मेमोरी की यूनिट हो गई हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कुछ प्रोग्रामों का समूह होता है जो कि कोडिंग के थ्रू एक कलेक्शन बनाया जाता है, जिससे जो हम प्रोग्राम को एकत्रित करके जो हम एक सॉफ्टवेयर का रूप देते हैं, जिसमें हम सारे काम को करते हैं। जैसे हमारा MS वर्ड है, MS वर्ड में ही हमको जो है कई सारे प्रोग्राम बनाए गए होंगे। प्रोग्राम बनाने के बाद फिर उसको एक जगह इकट्ठा किया गया, इकट्ठा करके फिर उसको होस्ट किया गया होगा, जिससे हमारा एक सॉफ्टवेयर बना होगा। इसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम प्रोग्रामों के समूह को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। बेसिकली हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है 2 प्रकार का होता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर के प्रत्येक प्रकार का अपना अलग अलग कार्य होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर के मूलभूत कार्यों को संभालने के लिए सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य हार्डवेयर के घटकों, हार्डवेयर के पार्ट को मैनेज और नियंत्रित करने के लिए होता है, जिससे हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है
पूरी अच्छी तरीके से काम कर सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर में जान लाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, डिवाइस ड्राइवर, ट्रांसलेटर आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य उदाहरण हैं। किसी कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने के लिए उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या मैक जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कि सिस्टम ऑन करने के बाद बैकग्राउंड में काम करता है। इसके बिना कंप्यूटर ऑन नहीं होता है। आगे आते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एक कंप्यूटर में सैलरी की गणना करने के लिए, लेन देन के लिए और बिक्री का हिसाब लगाने के लिए, वीडियो देखने के लिए, ऑडियो देखने के लिए, गेम खेलने के लिए इत्यादि कार्यों के लिए लिखे गए प्रोग्राम को ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिर्फ एप्लीकेशन या संक्षेप में ऐप भी बोलते हैं। अगर हम किसी कंप्यूटर में गेम खेलते हैं तो वो भी हमारा सॉफ्टवेयर में ही खेला जाता है और वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के श्रेणी में आता है। ये हमारा सॉफ्टवेयर का दो प्रकार हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर आगे हम आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे सिर्फ यूटिलिटी और यूटिलिटी भी कहते हैं, यह एक कंप्यूटर का सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को एनालाइज, कॉन्फ़िगर और ऑप्टिमाइज तथा मेंटेनेंस करने में मदद करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं और कुछ अलग से भी इंस्टॉल होते हैं, जैसे डिफ्रेगमेंटर, एंटीवायरस, स्क्रीन सेवर आदि यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास सिस्टम में वायरस आ जाता है तो हम उसमें एंटीवायरस डालते हैं। अगर हमारा सिस्टम स्लो चलता है, डिफ्रेगमेंट चला के हम उसको जो है सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। MTS होता है, MTS से हमारा एंटीवायरस, विंडोज़ की तरफ से एंटीवायरस होता है। इसको जो हम चालू करके हम उसको जो मालवेयर होते हैं, वायरस होते हैं, उसको डिलीट करते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर जो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। बाई चांस हमारा सिस्टम स्लो हो गया, उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को रन करके जो हम उसको अब ट्रबल शूट करते हैं। इसको ट्रबल शूट करने के बाद उसमें हमें जो टेम्परेरी फाइल होती है ऑटोमेटिक डिलीट करती है, डिस्क क्लीन अप करती है, जिससे कि हमारा सिस्टम जो है प्रॉपर अच्छी तरीके से चलता है। ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ गया। फिर हम आगे आते हैं ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है, जिसे उपयोगकर्ताओं द्वारा पढ़ा या संशोधित किया जाता है। इसका सोर्स कोड प्रोग्रामर ने जिस मीडिया या सॉफ्टवेयर में निर्माण किया तथा परिवर्तन किया है, इंटरनेट पर फ्री रूप से उपलब्ध होता है। जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से वितरित किया जाता है। इसमें सोर्स कोड को सॉफ्टवेयर के साथ शामिल कर दिया जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में कोई भी सुधार कर सकता है। सोर्स कोड को वर्जन को भी पुनर्वितरित किया जा सकता है। साथ ही एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस और अन्य सॉफ्टवेयर के संचालन के बहिष्करण तथा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है कि जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कोई हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसमें हम कोडिंग के थ्रू बनाते हैं। तो जो बंदा जो है इस सॉफ्टवेयर को बनाता है, वो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसको जब वो सेल करता है तो सेल के साथ साथ वो उसके जो सोर्स कोड होता है उसको भी उसको दे देता है, ताकि और उसको ट्रेंड कर देता है कि इस जगह पे आप चेंज करने के बाद जो है आप इसको अपने हिसाब से इसको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ERP सॉफ्टवेयर हो गया, उसमें ये यूज होता है। और आगे कुछ एग्जांपल हम इसमें दिए हुए हैं ओपन सॉफ्टवेयर के, जैसे GNU लाइनेक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, VLC मीडिया प्लेयर हो गया, शुगर का CRM हो गया, GIMP हो गया, BNC हो गया, अपाचे वेब सर्वर हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया। ये सब में जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आते हैं। फिर हम आते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में जैसे हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो है हम उसे क्लोज सॉफ्टवेयर के रूप में भी जानते हैं। यह एक कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है तथा इसका उपयोग सीमित होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को सोर्स सामान्यतः मुक्त सुरक्षित रखा जाता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इसके मालिक निर्माता की प्रॉपर्टी होती है तथा यूजर तथा संस्थाओं द्वारा पूर्व परिभाषित कंडीशन के तहत उपयोग किया जाता है। यह यूजर सोर्स कोड को एक्सेस नहीं कर सकते। इस सॉफ्टवेयर में यूजर पुनर्वितरित या सुधार नहीं कर सकते। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक विशिष्ट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम का
ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर है। जैसे हमारा विंडोज़ है, विंडोज़ में अगर हम विंडोज़ में जैसे हम इंस्टॉल कर दिया, विंडोज़ में हम उसमें कोई हम चेंजेज नहीं कर सकते हैं। विंडोर है, विंडोर में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। मैक है, मैक में हम कुछ नहीं कर सकते। मोजिला है, मोजिला में भी कुछ हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। फिर हम आते हैं मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप तो आपको लोगों को पता ही है कि मोबाइल ऐप क्या है, मोबाइल ऐप से हम क्या करते हैं, मोबाइल में क्या क्या हो सकता है। एक मान लीजिए व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो वो आपका मोबाइल ऐप हो गया, जीमेल यूज करो वो भी मोबाइल ऐप हो गया। मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन आप मोबाइल में यूज करते हो वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन हो गया। तो हमने लगभग 99% जो है 99.99% हमने जो है इसमें से हमने कवर कर लिया। हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया, कंप्यूटर के लेटेस्ट गैजेट को कवर कर लिया, उसके एप्लीकेशन को भी कवर कर लिया, बेसिक हार्डवेयर का बेसिक कवर कर लिया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, CPU कवर कर लिया, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी को भी, सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप्स के बारे में हमने पढ़ लिया। और फिर हम आते हैं मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर। नीचे हमने कुछ क्वेश्चन और आंसर भी हम बना रखे हैं। इसमें सिंपल क्वेश्चन इसके हैं। ये नीचे आ गया सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर के बाद हम आते हैं ये क्वेश्चन। ये हमारा CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर तीसरा क्वेश्चन है विच डिवाइस यूज टू इनपुट डाटा इनटू ए कंप्यूटर। मॉनिटर से हम करते नहीं है, कि प्रिंटर से करते नहीं है, स्पीकर से हम करते नहीं, बस तो हमारा कीबोर्ड है, तो हमारा इनपुट डिवाइस में आ गया। चौथा क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा परमानेंटली। ये जो परमानेंटली रैम में तो हमारा जो है परमानेंटली होता नहीं, CPU में कैश मेमोरी में होता नहीं परमानेंटली, CD-ROM में भी जो है परमानेंटली होता नहीं है। तो हमारा जो डाटा होता है वो हार्ड डिस्क में होता है। पांचवा जो है USB का फुल फॉर्म। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। फिर आगे आते हैं। फिर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मॉडेम इन कंप्यूटर। तो इसका जो है पहला हो गया कनेक्ट टू द इंटरनेट, चौथा हो गया दूसरा फिर टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, टू स्टोर डाटा, और चौथा टू प्ले म्यूजिक, नहीं टू कनेक्ट इंटरनेट। ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। फिर अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इस टाइप ऑफ ए सॉफ्टवेयर। माउस जो है सॉफ्टवेयर है नहीं, कीबोर्ड सॉफ्टवेयर है नहीं, मॉनिटर सॉफ्टवेयर है नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आठवां क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं, मॉनिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब हमारे हार्डवेयर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इनपुट मेमोरी, आउटपुट मेमोरी होता नहीं, वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो ये हमारा वर्चुअल मेमोरी। व्हाट इज ए ब्राउजर, ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ए टाइप ऑफ हार्डवेयर, ए टाइप ऑफ नेटवर्क, ए टाइप ऑफ मॉडल, ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का टाइप क्या है, इसमें नेटवर्क टाइप लाइन है। CPU हमारा CPU हो गया, USB हमारा USB हो गया, रैम हमारा मेमोरी हो गया, जिसमें हमारा नेटवर्क केवल लाइन बचता है। 12th क्वेश्चन में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इसमें हमारा प्रिंटर हो गया, बाकी हमारा इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। इसमें एक माउस हमारा इनपुट हो गया, प्रिंटर आउटपुट हो गया, स्टोरेज डिवाइस हमारा आ गया CD-ROM। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये हमारा जो है PDF का फुल फॉर्म हो गया। 15वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच इज़ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। ट्रोजन
कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। इसमें देखिए हमारा प्रिंटर जो आउटपुट डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। ट्रोजन जो हमारा है ये वायरस का नाम है। 16वें पे आते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फायरवॉल इन द कंप्यूटर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फायरवॉल इन द कंप्यूटर सिस्टम। इसमें जो है फायरवॉल जो होता है हमारा, ये आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी लेकिन बता देते हैं। फायरवॉल का काम जो होता है, हमारे जो ट्रैफिक आते हैं उसको कंट्रोल करना होता है। जैसे हमारा अटैक होता है उसको, हैकिंग अटैक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। अनवांटेड ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो इसमें देखिए लिखा है टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये हमारा जो हो गया फायरवॉल। 17वां क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ द लैंड लोकल एरिया नेटवर्क। 18वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेब ब्राउज़र। इसमें वेब ब्राउज़र नहीं है। ये हमारा वेब ब्राउज़र है, ये हमारा वेब ब्राउज़र नहीं है। ये वेब ब्राउज़र है, ये वेब ब्राउज़र है। 19वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्च इंजन। सर्च इंजन इसमें नहीं है। विंडोज़ हमारा सर्च इंजन नहीं है, बाकी सब सर्च इंजन ही है। विच इज़ द फंक्शन ऑफ द माउस इन कंप्यूटर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द माउस इन कंप्यूटर। टू इनपुट डाटा। ठीक, टू इनपुट डाटा, टू आउटपुट डाटा, टू स्टोरेज डाटा, टू नेविगेट डाटा। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा इसका टू नेविगेट, मतलब माउस को ले जाके हम कहाँ पे जिस पे हम क्लिक करते हैं वो हमारा नेविगेट होता है। और इसका जो 21वां नंबर है, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेड विद इंटीग्रेटेड सर्किट। क्योंकि हमारा इसमें जो है थर्ड जनरेशन के पीसी में जो हमारा आ गया था, जो आईसी आ गई थी, जिसकी वजह से हमारा पीसी जो बहुत छोटा हो गया था, नहीं तो बहुत हैवी पीसी आते थे। 22वां क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज लैंग्वेज आर यूज ए टू स्टेप कंप्लेंट प्रोसेस बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ये हमारा जावा में होता है, ये आपके सिलेबस से बाहर है। A hacker that forge information in the electronic resource is engaging in। इसमें इसका आंसर होता है डाटा डिडलिंग। ये भी आपके कोर्स से बाहर है। व्हाट इज ए फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। हमने इससे बता दिया, सिस्टम डिजाइन टू द प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, इसका हमने बता दिया अभी। व्हाट इज द काइंड ऑफ लॉक इंक्लूड द कीपैड that can be used to control access into the area। इसमें चीपर, वार्डेड, डिवाइस, थंबल, इसमें ये होगा। ठीक, 26 में द डिजिटल कम्युनिकेशन टर्म ISDN इज एब्रेविएशन फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये भी आपके सिस्टम आंसर से बाहर है उसको। ये भी, ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेड ऑफ ट्रांजिस्टर। इसमें सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था, और फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब था, जो कि कुछ देर कंप्यूटर चला दिया जाता था, वो हमारा वैक्यूम ट्यूब की वजह से वो हीट होता था और हमारा ख़राब हो जाता था, उसमें वैक्यूम ट्यूब था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था, और थर्ड जनरेशन में हमारा IC आ गया था। CPU का फुल फॉर्म बता ही दिया है। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन, ये भी हमारा हो गया है। व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर कॉल्ड, हमारा पहला कंप्यूटर क्या कहा जाता था। ENIAC। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस। माउस का फर्स्ट इन्वेंशन किसने किया था। डगलस ईगलबर्ट ने। हु इज द कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। चार्ल्स बेबेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। फायरफॉक्स हमारा नहीं है।
व्हाट वाज द पर्पज ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल का हमने बता दिया था, अनवांटेड ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस? ट्रोजन हॉर्स जो हमारा ये कंप्यूटर वायरस, इससे पहले भी हमने बता दिया। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है? टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स, टू प्रोवाइड इंटरफेस, टू रन द एप्लीकेशन, ऑल ऑफ द, इसमें सारा है। व्हाट इज लैन? लैन हमने बता दिया, लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसमें। ए नेटवर्क दैट कनेक्ट डिवाइस विद इन ए बिल्डिंग, ग्रुप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक। कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज वीडियो। अरेंज करना है इसको टीबी, केबी, जीबी और एमबी को, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इसको। तो हमारा पहले टीबी हो जाएगा, फिर जीबी हो जाएगा, फिर से छोटा एमबी हो जाएगा, उससे अच्छा छोटा केबी हो जाएगा। विच ऑफ द वन स्टोर मोर डाटा इन ए डीवीडी? ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क में जो डीवीडी जो होती है उसमें हम डाटा ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं। 8 बिट मेकअप ए बाइट। ठीक। विच वन रिजल्ट of output given by a computer information? Which one of these is also known as read write memory? इसमें से कौन सा रीड राइट मेमोरी है? इसमें ये हमारा रैम। द प्रिंट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी कहा जाता है। जो हमारा पीडीएफ फाइल में होता है या फिर हमारा किसी वर्ड में होता है तो वो हमारा सॉफ्ट कॉपी होता है। एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये इज प्रोसेस द डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को पढ़ चुके हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्यरत करता है? मशीनरी भाषा पे। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा के को उपयोगी बनाना। सबसे तेज कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर। iMac क्या होता है? मशीन होता है। कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। निम्न में से कौन सा किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? डुअल कोर प्रोसेसर होता है, i7 प्रोसेसर होता है, सेनोन प्रोसेसर होता है, एंड्रॉयड एक हमारा अलग ही एप्लीकेशन होता है, हमारा सॉफ्टवेयर होता है। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? प्रधान डाकघर बेंगलुरु में किया गया था। कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे और हमने CCC के पहले चैप्टर को हमने लगभग कवर कर लिया है। अगर हम इतना पढ़ लेते हैं तो हमारा अगर इसमें इंट्रोडक्शंस कंप्यूटर से जो अगर कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता था हम उसका आंसर हम लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इसका अगला चैप्टर जो है अगर हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए, जिससे आप उस अगले चैप्टर को भी कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।